नमस्कार। हम जो है वास्तविक संख्या जो है कक्षा 10 का जो वास्तविक संख्या का है उसके हम अब प्रमेय शुरू कर रहा हूँ, जिसमें से पहली प्रमेय क्या है कि माना p एक अभाज्य संख्या है। माना p एक अभाज्य संख्या है और a कोई पूर्णांक संख्या है। यदि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो दिखाइए कि p a को भी विभाजित करता है। थ्योरम के स्टेटमेंट फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। माना p एक अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो दिखाना है कि p a को भी विभाजित करता है। अब पहली बात इसमें सिद्ध प्रूफ में क्या है कि p क्या है, दिया क्या है, हमारा दिया है p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये हमारा दिया हुआ है। p एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि p यदि एक अभाज्य संख्या है तो p केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है। p एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है। दूसरा क्या दिया है, a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है। p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब हमारा जो है एक, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फंडामेंटल थ्योरम के नियम जो है आधारभूत ये संख्याओं का आधारभूत प्रमेय क्या था, जिसमें ये कहा गया है कि यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। a क्या है, कोई यदि धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक जो संख्या है a है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको कई अभाज्य गुणनखंड है। मान लेते हैं प्राइम नंबर एक p1 है, p2 है, p3 है, p4 है, अप टू डेट pn है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें जो है कोई संख्या सेम नहीं हो, सेम भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ कि हमारा 24 एक क्या है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब 24 धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3। यहाँ पे जो है इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। यहाँ ऐसी 3 संख्याएं जो सेम भी हैं, तो इसमें उसी तरह है। अब हमको पता नहीं है ए क्या है, हमको कोई संख्या भी नहीं पता कि ए क्या है ए, लेकिन इतना पता है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब a धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसमें a को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे उनके गुणनफल के रूप। तो हमने क्या किया, जैसे उदाहरण के लिए 24 लिया, 24 को जो है हमने अलग अलग संख्याओं से गुणनखंड कर दिया और जब गुणनखंड किया तो ये आया। और ये कुछ संख्याएं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं को हम गुणनफल के रूप में 24 को लिख सकते हैं, जिसमें से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक ही। तो वही कह रहा हूँ कि यदि ये कोई अभाज्य संख्या है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। अब इनमें से कुछ संख्याएं सेम भी हो सकती है। एक तरीके से मान लो p1 और p2 का मान, यदि ये कोई संख्या होती, मान लेते हैं कि यदि 24 होती तो यहाँ पे क्या है, p1 का मान भी 2 होता, p2 का मान भी 2 होता, p3 का मान भी 2 होता, लेकिन लिख तो ऐसे सकते हैं ना। तो वही चीज़ है। अब यदि यदि मैं इस हमारा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि हम इसको मैं a स्क्वायर लिखना चाहूँ, a गुणे a लिखना चाहूँ, तो p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू डेट pn ये है, और गुणे में एक a का मान ये है, दूसरे a का मान भी यही है, यानी p1 p2 p3 अप टू डेट pn। ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर अप टू डेट pn का स्क्वायर, ये आया। ठीक है, जहाँ पे जहाँ p1 p2 p3 अप टू डेट pn एक अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य
संख्याएं हैं। हाँ, इनमें से एक तरह कुछ, इनमें से यह आवश्यक नहीं कि एक तरह की, मतलब कि जो अलग अलग ही हों, कुछ एक तरह की भी हो सकती हैं। तो जब हमारा ये आया तो अब हमारा क्या है, प्रश्नानुसार हमारा ये है, ए जो p है हमारा, जो p अभाज्य संख्या है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। p है हमारा a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब कि p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर अप टू डेट pn स्क्वायर, इन्हीं में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। मान लेते हैं कि हम ये कह दे रहे हैं उदाहरण के लिए कि 16 हमारा जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है। 2 हमारा जो है ये 4 का, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो 2 हमारा 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हमको देखना है कि क्या 2 हमको 4 को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ये 16 था ना, 16 को गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये कितना है, 2 का स्क्वायर, और कह रहा है कि 2 जो है 4 को स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो जब 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कोई संख्या है उसको, धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसको a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये जो संख्या आ रही इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। अब कोई संख्या विभाजित कब होती है, मान लेते हैं कि यदि हमारा कोई संख्या कोई भी संख्या है वो 3 से विभाजित तभी होगी जब वो 3 का कोई ना कोई गुणज होगा उसमें। तो क्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p क्या है, इन्हीं में कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या होगी। तो जब कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या होगी तो अब p क्या है, p एक अभाज्य p एक अभाज्य गुणनखंड है। p क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः p जो है p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर अप टू डैश, अच्छा p1 p2 p3 अप टू डैश pn में से कोई एक संख्या है। क्या है, यदि p एक अभाज्य गुणनखंड है तो यानी कि p या तो एक होगा या तो खुद संख्या होगी। तो अब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p इनमें से कोई एक संख्या होगी। तो जब इनमें से कोई एक संख्या होगी तो इसका मतलब क्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, इति सिद्धम। यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे क्या है, ये p a स्क्वायर को है p, हाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसका। माना एक थ्योरम के स्टेटमेंट है, माना p एक अभाज्य संख्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो हमको सिद्ध करना है कि p a को भी विभाजित करेगा। अब हमको दिया है क्या, p एक अभाज्य संख्या है। जब p एक अभाज्य संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो संख्या का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि a का गुणनखंड करते हैं तो p1 p2 p3 अप टू इसके इतने गुणनखंड आते हैं। अब इनमें से p1 p2 सेम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताया कि 24 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ संख्या ऐसी हैं जो एक ही तरीके की हैं। दूसरा, अब यदि हमारा ये a है तो यदि हम a स्क्वायर करते हैं तो हमारा यही आएगा। अब ये तो ये प्रश्न क्या कह रहा था कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो जब p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब p इसको भी तो विभाजित करेगा। यानी कि ये इसको विभाजित करने का मतलब क्या है, इनमें से कोई न कोई एक संख्या जरूर होगी, इनमें से कोई न कोई एक संख्या p जरूर होगी।
उदाहरण के लिए फिर से मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि हमारा जो है कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 27 है, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो इनमें इस संख्या में 27 में हमको जो है कोई न कोई एक संख्या हमको 3 जरूर मिलेगी, तभी विभाजित हो रहा है। यहाँ पे 9 3 27, यदि मान लेते हैं 64 है, 64 यदि हम कहें कि 8 से विभाजित हो रहा है तो इसमें 8 इन्वॉल्व है, यदि 8 इसमें नहीं है तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इसको यदि करें तो 8 × 64, यदि 64 8 से विभाजित हो रहा है तो 64 में 8 जरूर है। तो उसी तरह यदि PA² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, P इनमें से कोई न कोई एक संख्या जरूर होगी। जब वो संख्या इनमें है तो इसका मतलब इसको विभाजित कर रहा है। जब इसको विभाजित कर रहा है तो लेकिन P क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। P एक हो सकता है, P एक हो सकता है या तो खुद हो सकता है, यदि इसमें कोई न कोई एक संख्या है, यदि कोई न कोई एक संख्या तो इसको तभी तो विभाजित कर रहा है। यदि अब क्या है PA² को विभाजित करता है तो PA को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इनमें से क्या है अलग अलग भी तो लिखे हैं। चलिए, ये थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मैथ पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इसका प्रयोग होता रहेगा और कई बार इसका प्रयोग आता है। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या के बारे में कई बार बोल चुका हूँ कि परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए। यदि परिमेय संख्या की परिभाषा याद है तो ये चीज़ें सब आसान लगेंगी, यदि परिभाषा ही नहीं याद है तो फिर थोड़ा दिक्कत है। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ में हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो पिछली थ्योरम पढ़े हैं अभी, उसका प्रयोग बहुत आवश्यक है, उसका यूज होगा इसमें, और वो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं कि उल्टा मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, उल्टा मान के चल रहे हैं। तब यहाँ पे यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है कि परिमेय संख्या किस टाइप की होती है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः √2 का जो फॉर्मेट होगा वो P/Q टाइप का होगा। P/Q टाइप लिखने से नहीं, इसके में ये भी आवश्यक है कि P और Q क्या है, धनात्मक यानी पूर्णांक संख्याएं हों, साथ में Q 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, जो HCF होता है P और Q का, वो होता है 1, तभी मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है और संख्याएं हमेशा सरलतम रूप में लिखी जाती हैं। अब हमने कह दिया कि √2 क्या है, P/Q, यानी कि हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो अब देखते हैं तिरक गुणक, यहाँ पे P √2 × Q, ये हो गया। अब यदि हम इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, P² 2Q², ये है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि P √2Q, तो इसका स्क्वायर किया तो P² 2Q², है ना। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये इसके गुणनफल के रूप में है, P² 2 × Q² है ना, इसका मतलब कि 2P² को विभाजित कर रहा है, तभी तो इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2P² को विभाजित करता है। तो जब 2P² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब कि 2P को भी विभाजित करेगा। 2 जो है P² को विभाजित कर रहा है तो 2P को विभाजित करेगा। इसके पहले वाली प्रमेय पढ़े थे ना कि क्या है कि यदि A कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, वही लिखा हुआ है। यदि 2P² को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2P को भी विभाजित करेगा।
यदि 2p को विभाजित करता है तो p जो है, अतः p जो है किस टाइप का होगा, 2n टाइप का होगा। यानी कि p कोई एक संख्या होगी जिसमें 2 जरूर होगा। जब 2 जरूर है तो हमने क्या किया, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे p यदि हम p बराबर 2n ले रहे हैं तो इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर बराबर p बराबर 2n, तो 2n का होल स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4n स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आया, 2n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, n स्क्वायर q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ पे 2 यदि q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 विभाजित करता है q स्क्वायर को, तो इसका मतलब 2q को भी विभाजित करेगा। अब देख रहे हैं कि एक संख्या क्या है, 2 p को विभाजित कर रहा है, वही संख्या 2 क्या है, q को भी विभाजित करता है। तो जब हम इसको जो है कोई परिमेय संख्या होती है उसको सरलतम रूप में लिखते हैं, किससे विभाजित करते हैं, मासा से। किससे विभाजित करते हैं, मासा से। तो मासा कितना होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। तो जब मासा 1 से विभाजित 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 p को भी विभाजित करता है, 2 किसको विभाजित करता है, q को। इसका मतलब क्या है, अतः 2 p और q का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। जब 2p और q का गुणनखंड है और हमने क्या कहा है कि p और q का गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, यानी महत्तम समापवर्त क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा इसके कोई भी जो है गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 आ रहा है, तो हमने क्या माना था, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो यहाँ हम माने थे, तो परिमेय संख्या का तो महत्तम समापवर्त 1 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है, 2। अतः हमने जो माना है कि √2 परिमेय संख्या है, वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अतः इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो यदि परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो अर्थात √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, यदि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी। 2 ही संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के ही वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो है इसके कुछ थ्योरम्स हैं जो अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।